सुन लो नोटिस। ASWS की ओर से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जो स्टूडेंट्स ब्लड देना चाहते हैं वो ग्राउंड फ्लोर ASWS ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करवा दें। बोल रहे कि हम लेना चाहते हैं सर। कि हमारा तो मैस वालों के खाने से वैसे आधा हो रखा है। चलो ओके, तो सबसे पहले बेबी नंबर 1। अच्छा, जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो कि नहीं आए हो? सीधे क्वेश्चन ये नहीं कि बता बड़ा कॉपी में लिखा हुआ है सीधा सीधा वही पूछ रहे हो। पहले लगाऊंगा उसको पिटाई, फिर बताऊंगा। हाँ नहीं नहीं, पिटाई लगाऊंगा उसको। चलो बीबी नंबर 1 बिगिनर बॉक्स पेज नंबर 84 पे है। क्या किसी क्वेश्चन में दिक्कत? पेज नंबर 84 पे, पेज नंबर 91 पे बिगिनर बॉक्स में किसी को समस्या? पेज नंबर 90 नहीं, तो फिर आ जाओ पेज नंबर 93 पे। पेज नंबर 93, पेज नंबर 93। ओके, नेक्स्ट पेज पे आओ। पेज नंबर 94, पेज नंबर 94। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 24। आरक्यू एक से कम किसके श्वसन में होता है? बसा में। बसा किस में? इनमें से मूंगफली में। पेज नंबर 95, पेज नंबर 95, पेज नंबर 96, 41। वायवीय श्वसन पथ को सही सही क्या कहा जाता है? क्या बोलना चाहिए? एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक क्या है? उभयबलिक, बलिक, एम्फीबॉलिक है ना? पिटाई नहीं नहीं, ये भाई ये लैंग्वेज में हिंदी अजीब सी लिखी हुई है इसलिए ना, पता नहीं। पैराबोलिक। हाँ, अब ये तो हिंदी में अजीब से नाम लिखे हुए हैं, कोई बात। हमारी एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज किया है क्या? जो यूज किया है वही पूछेगा। एम्फीबॉलिक ही यूज किया उन्होंने। पेज नंबर 97, पेज नंबर 97, पेज नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एटीपी का संश्लेषण सम्मिश्र 5 के द्वारा होता है। सही है, बिल्कुल। नहीं बनता है क्या कॉम्प्लेक्स 5 पे एटीपी? स्टैंड अप माय बॉय, बैठो। पेज नंबर 99, पेज नंबर 100। डाउट आएगा ही नहीं किसी में, यदि ढंग से पढ़ोगे कहीं डाउट नहीं आएगा। दो चीजें पढ़नी होती है हमको, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमारी एनसीईआरटी की लाइन क्लियर हो। दो चीजों का ध्यान रख के तुम्हें पढ़ा दिया गया है। पिछले चैप्टर में क्वेश्चंस ज्यादा भी थे और थोड़े क्वेश्चन मतलब बाहर के भी थे, मतलब थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वाले भी थे। पेज नंबर 100, पेज नंबर 101, पेज नंबर 102, पेज नंबर कौन सा? 31। ऑक्सीजन तनाव परिस्थिति में, यानी ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है, ईस्ट में कौन सा एंजाइम श्वसन के दौरान प्रयोग नहीं होता है? जो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन वाला एंजाइम है वो प्रयोग नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन वाला कौन सा एंजाइम दिख रहा है इसमें? एक्ोनिटेज। बाकी सब ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन वाले रिएक्शन के। इनोलेज तो होता ही है ना, जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से पीजीएल डीएचएपी बना, तो इनोलेज नहीं है वो? नहीं नहीं, सॉरी वो तो वो है
एल्डोलेज। इनोलेज दूसरा एंजाइम इसी ग्रुप का ही होता है वो, जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना था तब फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना था इनोलेज एंजाइम की हेल्प से। भाई ग्लाइकोलाइसिस वाले एंजाइम तो होंगे ही ना। हाँ, इकोनिटीज टीसीए साइकिल का। पेज नंबर 103, पेज नंबर 104, 48। माइटोकॉन्ड्रिया अधात्री में पायरुविक अम्ल के प्रवेश के उपरांत निम्न में से क्या संपन्न नहीं होता है? ऑक्सीकरण हुआ है क्या? बी कार्बोक्सीकरण हुआ है क्या? ऑक्सीकारी बी कार्बोक्सिलीकरण हुआ है क्या? तो फिर बस एक ही आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर होगा। एटीपी मध्यस्थ फॉस्फोरिलीकरण का मतलब क्या है? एटीपी की वजह से फॉस्फोरिलीकरण हो जाए। हुआ क्या किसी का? नहीं, वो तो स्टार्टिंग में होता है जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना था, तब एटीपी ने अपना फॉस्फेट दिया था फॉस्फोरिलीकरण के लिए। 41 रिवर्स गियर में चले गए बच्चे तुम। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन से कितना गुना अधिक है? भाई अवायवीय श्वसन में कितना एटीपी बना? 2। वायवीय में कितना बना? 38। 19 दूनी 38, 19 गुना ज्यादा एफिशिएंट हुआ। गोरा सर पिटाई लगाओ पहले। पेज नंबर 105। नहीं, एक्चुअली में क्या हुआ ना, आप पास वाली क्लास में भी एक्सरसाइज डिस्कस किया तो मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा था उसमें। भाई फर्जी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना। किताब में लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है कि जो है वो पायरुविक एसिड से जो है वो आगे 3 NADH2 लिंक रिएक्शन के 12 उधर 15 आंसर करना पूछ रहे हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन ऐसे। तो फिर पहले तो मुझे 1-2 बार तो मैंने डायलॉग दे दिया, फिर मैंने गहरी सांस ली। मैंने बोला इससे तो मेरा ही टेम्परामेंट लूज हो रहा है। फिर मैंने उनको बहुत प्यार प्यार से बता दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई बार बच्चों की होती है कि क्वेश्चन किया, आंसर गलत हो गया, गोला मार दिया, बस। अब सीधे जब जिस दिन डिस्कस होगा, अच्छा इसमें गोला लगा ये पूछना है। देखा ही नहीं कि क्या वो बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं था, कहीं हम खुद ही कर सकते थे। फिर भी पेज नंबर 105 पे कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है क्या इस पेज पे? क्वेश्चन नंबर 55 बन गया ना सबसे? PYQ का क्वेश्चन है। 3 पथ जो है, यस 3 पथ जो है उसमें ए जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है, बी लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल है, और सी टर्मिनल ऑक्सीडेशन है, सीमांत ऑक्सीकरण है, ETS और ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण। तीनों में बनने वाली एक कॉमन चीज क्या है? एटीपी, जो तीनों में ही बनता हो। एटीपी तीनों में ही बनता है। बोलो, पढ़ो। फॉस्फोरिलीकरण होता है। हिंदी वाली बुक में ना बहुत गड़बड़ है। फॉस्फोरिलीकरण तो नहीं होगा, ऑक्सीकरण होगा। जरा अंग्रेजी वाली में सेम लाइन निकालो तो बच्चे। क्या लिखा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। हाँ, तब सही है। हाँ, अब सही है। भाई क्या होगा उसका? ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण होगा। इसमें सीधे फॉस्फोरिलेशन, उसको ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण करो तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा ना। NADH2 किस में पार्टिसिपेट करेगा? ETS में। और क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। हाँ। फोटो तो उधर कौन से पेज पे दिया हुआ ये? 161 दिखाओ ना, कौन सी लाइन थी ये? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में सेकंड वाली लाइन। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट वाला जो है उसमें दूसरी लाइन, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में दूसरी लाइन, ग्लाइकोलाइसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है जहां उसका ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण होता है। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बच्चे,
पढ़ो पढ़ो। कौन सी लाइन पढ़ रहे हो? थर्ड, द डिस्टेंस द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट इज नॉट ग्रेट। ये ऐसा बोल रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा सा पेड़ है, लार्ज बल्की ट्री का मतलब क्या वजह, बरगद का बहुत बड़ा सा पेड़, इतना मोटा तना है उसका। अब उसमें गैस को क्या पूरा अंदर तक डिफ्यूज होना होता है क्या? नहीं, क्योंकि अंदर वाली पार्ट तो मृत है, सिर्फ कहां ऊपर ऊपर ही जाना है। तो क्या ज्यादा दूर जाना है कि बहुत कम? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। वृद्धि हमने पढ़ लिया था, अब हम बात करेंगे आज परिवर्धन की। परिवर्धन सबने एनसीईआरटी पढ़ा है ना? यस। परिवर्धन की यदि हम बात करें तो परिवर्तन वो प्रक्रिया है जो जीव के जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी जीवन में परिवर्तन आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, उन सबका ही एक क्रमिक रूप जो है उसे हम परिवर्धन बोल सकते हैं। वृद्धि तो एक, यदि मैं एनिमल की बात करूं कि वृद्धि तो एक नियत समय तक होती है हमारे अंदर, लेकिन डेवलपमेंट हमारा जीवन भर चलता रहता है। परिवर्तन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। कैसे कि जीव, उसका कोई अंग या कोशिका में जीवन पर्यंत होने वाले बदलाव का क्रम क्या है? परिवर्तन है। जीवन पर्यंत जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसका क्रम जो है उससे ही हम क्या बोल सकते हैं? परिवर्तन बोल सकते हैं। परिवर्तन जो है उसमें दो चीजें आती हैं। क्या कि यदि मैं बोलूं कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो दो चीजें उसमें, वृद्धि तो आती है लेकिन अदर चेंजेस भी आते हैं, यानी कि विभेदन या डिफरेंशिएशन भी आता है। यदि कोई तुम्हें पूछे क्या तुम एक पादप के अंदर जीवन में जो भी परिवर्तन की व्यवस्थाएं आएंगी उनके बारे में बता सकते हो? पादप में परिवर्तन की प्रावस्थाएं बता सकते हो? पादप का जीवन कहां से स्टार्ट होता है? बीज अंकुरण से, सीड जर्मिनेशन से। बीज अंकुरण, बीज अंकुरण हुआ तो एक छोटा सा पादप बनता है जिसमें अभी पत्ती होती नहीं बनी है। प्लूम्यूल रेडिकल दिखता है तुम्हें, जब हम भिगो करके बीजों को रख देते हैं ओवरनाइट तो सुबह देखते हैं कि उसमें रेडिकल प्लूम्यूल निकला होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सीडलिंग बोलते हैं। सीडलिंग, इंग्लिश में ध्यान रख लेना, सीडलिंग बोलते हैं। सीडलिंग जो है वो थोड़ा और बड़ा होगा तो छोटी छोटी पत्ती बनना स्टार्ट होगी, जड़ तना बनना, विभेदित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसे, उस प्लांट के एकदम स्टार्टिंग में जो प्लांट का बच्चा बना उसे बोलते हैं हम प्लांटलेट। क्या बोल देते हैं उसको? प्लांटलेट। क्या बोलना चाहते हो? जाओ बोल के आ जाओ, जाओ। बीज अंकुरण हुआ तो सीडलिंग बनेगा। सीडलिंग से क्या बन जाएगा? एक छोटा सा प्लांट का बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटलेट। अब आती है कायिक प्रावस्था, वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज। कायिक प्रावस्था, कायिक प्रावस्था के बाद पादप किस प्रावस्था में चला जाता है? जननिक प्रावस्था में। जननिक प्रावस्था में जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा? पुष्पन और फलन हो जाएगा। क्या? पुष्पन एवं फलन। इसके बाद क्या होगा? सेनेसेंस हो जाएगा, जीर्ण प्रावस्था, जीर्णावस्था, एंड फाइनली इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो कुल मिला के मैंने तुम्हें क्या बताया कि यदि हम परिवर्तन को समझना चाहते हैं तो किसी भी पादप, उसके भाग या अंग में जो चेंजेस देख रहे हैं हमको, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस जो भी चेंजेस मिल रहे हैं, वो सारा का सारा ही उसका क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। यही परिवर्तन की व्यवस्था है हम एक कोशिका में भी देख सकते हैं। पादप कोशिका,
पादप कोशिका में परिवर्धन की प्रावस्था है। कोई भी पादप कोशिका है, उसका स्टार्टिंग कहां से हुआ है? चाहे तुम कोई कॉर्टेक्स की कोशिका देख लो, चाहे तुम कोई मीजोफिल देख लो, चाहे तुम जाइलम देख लो, फिल्म, कोई भी कोशिका कहां से बनी है? कोई भी कोशिका कहां से बनी है? चाहे तुम, नहीं, जाइगोट्स तो पादप बनाए बच्चे, कोई एक कोशिका की बात कर रहा हूं कि मान लो एक प्राइमरी जाइलम की कोशिका मैंने बोली, बताओ ये कोशिका कहां से बनी? क्या बोलोगे? मेरिस्टेम से बनी। ये विभजोतक कोशिका से बनी। कि विभजोतक कोशिका में वृद्धि की 3 प्रवस्थाएं हुई होंगी। पहले कौन सी? विभजोतक रही थी, फिर वो इलोंगेशन हुआ होगा, दीर्घीकरण, और फिर वो परिपक्व होकर के क्या बन गई होगी? जो कोशिका हम देख रहे हैं वो बन गई होगी। हुआ होगा कि नहीं? यानी कोई भी कोशिका में यदि मैं परिवर्तन की व्यवस्था देखूंगा तो मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी बच्चे? बोलो। मेरिस्टेम से। यानी कहानी स्टार्ट होगी विभजोतक से। क्या विभजोतक कोशिका का काम हमेशा डिवाइड करते ही रहना होता है, या कभी ये डिवीजन बंद भी कर सकती है? यानी क्या विभजोतक कोशिका के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो विभाजन करती रहे, या फिर अब वो अपना परमानेंट काम करना स्टार्ट कर दे। विभजोतक कोशिका विभाजन कर रही है, 2 टाइप का ऑप्शन हो सकता है, या तो अगली कोशिका वापस विभाजन कर रही है, या अगली कोशिका अपना परमानेंट काम करना स्टार्ट कर दे। पढ़ा था ऐसा जब हम अरिथमेटिक ग्रोथ पढ़ रहे थे, अंकगणितीय वृद्धि, ज्यादातर जगहों पर वही देखते। तो लेट्स सपोज कि अब ये विभजोतक कोशिका, इसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूं कि पहले इसे जो है वो विभाजन करना है। यदि विभाजन करना है तो इस कोशिका में क्या बदलाव दिखेंगे? विभजोतक कोशिका में साइटोप्लाज्म बढ़ेगा क्या? G1S G2M, यही बदलाव होंगे, और फिर से विभाजन कर लेगा। तो वही G1S G2 में सबसे पहले क्या होता है? प्लाज्मेटिक ग्रोथ। क्या इसका जीव द्रव्य वृद्धि होती है क्या? यस, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। जीव द्रव्य की वृद्धि हो रही होगी। वृद्धि होने के साथ में क्या होगा? वही डीएनए रेप्लिकेशन होना, सारे कोशिका अंगों का डबल होना, वो सब चीजें, और फाइनली कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी यदि ये चेंज चल रहा है इसके अंदर, तो डेवलपमेंट फेज को यदि मैं तुम्हें शॉर्टकट में बताना चाहता हूं तो सिंपली बोल दूं कि भाई समझ लेना, G1 हुआ होगा, S हुआ होगा, G2 हुआ होगा, M हुआ होगा, यही चक्कर चल रहा होगा। पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा ऑप्शन, यदि इसे परमानेंट सेल बनना है तो फिर मेरिस्टेमेटिक सेल को अब कौन सी व्यवस्था में जाना पड़ेगा? विभजोतकी को कौन सी में? यस, G0 में जाना पड़ेगा। और वो वृद्धि की प्रवस्थाएं कौन सी है जो तुमने पढ़ी अपने जीवन में? बोलो। मेरिस्टेम के बाद में क्या? इलोंगेशन या एक्सपांशन। क्या दीर्घीकरण हो जाएगा? दीर्घीकरण हो गया या एक्सपांशन हो गया। कोशिका जो है वो आकार में अब बढ़ने लगे, विभाजन नहीं करी, आकार में और बड़ी होती जा रही है। फिर साथ साथ में क्या होगा? जो इसके अंदर अंगक है वो विभेदित होने स्टार्ट हो जाएंगे क्या? कोशिका अंगक, मान लो मीजोफिल बनना है तो क्लोरोप्लास्ट बनने लग जाएंगे। यदि मान लो इसको जाइलम फ्लोएम बनना है तो कोशिका भित्ति पदार्थ और भी जो सेकेंडरी सेल वॉल बनने लग जाएगी। साथ साथ में कोशिका द्रव्य कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे प्रक्रिया को? डिफरेंशिएशन, विभेदन होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलेंगे क्या? और विभेदन होने के साथ साथ अब धीरे धीरे क्लोरोप्लास्ट बन गया सब कुछ, तो ये क्या हो जाएगा? परिपक्वन हो जाएगा और एक परिपक्व कोशिका बन जाएगी। परिपक्व कोशिका मतलब जो अब अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी, अब मजे से अपना काम करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक है जान। फिर क्या हो जाएगा? पहले बुढ़ापा आ जाएगा, सेनेसेंस, जीर्ण अवस्था, और फाइनली क्या हो जाएगी? इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, डेथ। तो इसका मतलब ये लाइन एक के बाद एक ना बना करके ओवरलैपिंग क्यों बनाया एरो? यस, क्योंकि एक प्रवस्था खत्म होने के साथ साथ दूसरी स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता है। तो कोशिका के अंदर ये सारी प्रवस्थाएं होंगी। अब क्या हमेशा कोई कोशिका या पादप इन प्रवस्थाओं को फॉलो करे? ये जरूरी है क्या?
बीच में उसका मन भी बदल सकता है क्या? कि ये स्थायी कोशिका बन रही थी, बाद में मन किया तो विभाजन करना स्टार्ट किया, कर सकती है क्या? क्या हम ऐसा देखते हैं कि एक ही मेरिस्टेम की जो कोशिका है, सारी कोशिका एक जैसी है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शूट अपेकल मेरिस्टेम पे जितनी भी विभाजन करने वाली कोशिकाएं सारी एक जैसी हैं कि नहीं? लेकिन वही कोशिका में से कोई बना देती है एपिडर्मिस, कोई बना देती है कॉर्टेक्स, कोई बना देती है एंडोडर्मिस, कोई बना देती है जाइलम, कोई बना देती है फ्लोएम, कोई बना देती है मेडुलरी, कर देती है कि नहीं कर देती है? एक ही जैसी कोशिका अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बना सकती हैं क्या? यानी उनका विभेदन अलग अलग प्रकार से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यदि ऐसा बोलूं कि हर कोशिका एक ही विभेदन के पथ को या एक ही डेवलपमेंट के पथ को फॉलो करता है, बात सही होगी कि गलत होगी? सरासर गलत, और पादप में तो महा गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में हमको बताया कि प्लांट सेल के पास जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी, पूर्ण शक्तता। यानी पादप की एक कोशिका किसी भी पादप, पूरे पादप का ही निर्माण कर सकती है, किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती? क्या मैं बोलूं विभेदन जो है वो खुले प्रकार का है कि बंद प्रकार का? डिफरेंशिएशन ओपन होता है कि क्लोज होता है? पढ़ा था एनसीईआरटी में कि डिफरेंशिएशन भी ओपन होता है, ग्रोथ ओपन है, डिफरेंशिएशन भी ओपन होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक जैसी दिखने वाली कोशिकाओं से या एक ही कोशिका से अलग अलग प्रकार की कोशिका का निर्माण हो सकता है। यानी डेवलपमेंट हमेशा एक ही पाथवे को फॉलो करे ये जरूरी नहीं है। बाह्य और आंतरिक घटकों के आधार पर इन पाथवे को बदला जा सकता है, इनमें परिवर्तन हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। हिंदी में क्या बोलते हो? सुघट्यता। सुघट्यता मतलब बाह्य एवं आंतरिक कारकों के अनुरूप परिवर्धन का पथ बदल सकता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है हेटेरोफिली। हेटेरोफिली सुना है नाम? क्या बोलते हैं? विषम पर्णता। क्या एक ही पादप में अलग अलग प्रकार की लीफ बन सकती है क्या? एनसीईआरटी में डायग्राम भी देखा होगा। या तो उनके परिवर्धन के आधार पर हेटेरोफिली हो सकती है या फिर वातावरण के आधार पर। बोलेंगे डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। परिवर्धन के आधार पर यदि उनके पास अलग अलग प्रकार की लीफ हो तो उसे बोलोगे डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। और एनवायरमेंटल हेटेरोफिली क्या होगा? वातावरण, अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार की लीफ का बनना। डेवलपमेंटल हेटेरोफिली का एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है? कॉटन, कपास, कोरिएंडर, धनिया, लार्कस्पर, यही होता है। और एनवायरमेंटल हेटेरोफिली का एग्जाम्पल दिया हुआ है बटर कप, जिसको कि बोलते हैं रैननकुलस। यदि कोई पादप, बटर कप में क्या है कि यदि पानी में रहता होगा तो पत्तियां कैसी होगी? कटी फटी सी, बहुत पतली सी, पतली पतली सी, ऐसे कटी फटी सी। एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे कि जो पानी में रहता होगा उसकी लीफ अलग टाइप की, जो स्थल भाग में रहता होगा उसकी लीफ पूरी पूरी होगी। तो आवास के आधार पर या वातावरण के आधार पर जो अलग अलग प्रकार की लीफ होगी तो बोलेंगे एनवायरमेंटल हेटेरोफिली देखने को मिलता है बटर कप में। और परिवर्तन की अवस्था में जुवेनाइल फेज में अलग, और जो एडल्ट फेज है उसके अंदर अलग प्रकार की लीफ होगी तो क्या बोल दोगे? डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। क्या एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे सब बच्चे? इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायग्राम देख करके पूछ ले कि बताओ ये डायग्राम किसका उदाहरण है, किसमें ऐसी हेटेरोफिली मिलती है? हाँ मैं भी दे सकता हूँ ना, क्यों नहीं।
वृद्धि और परिवर्धन को प्रभावित करने वाले कारक। क्या बहुत सारे कारक हैं जो वृद्धि और परिवर्धन को प्रभावित कर सकते हैं? यस। इन कारकों को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक बोले तो बाह्य कारक, इंट्रिंसिक बोले तो आंतरिक कारक। धनिया, बाह्य कारक का एग्जाम्पल बता सकते हो जो वृद्धि और परिवर्तन को प्रभावित कर रहा होगा? तापमान हो सकता है क्या? तापमान। प्रकाश हो सकता है क्या? जल हो सकता है क्या? खनिज हो सकते हैं क्या? O2 CO2 हो सकता है क्या? और भी कुछ हो सकते हैं क्या? क्या हार्मोन भी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हमने सुना है, घर वाले कई बार बोलते हैं कि आजकल जो सब्जी वाले और फल वाले आ रहे हैं, इंजेक्शन लगा लगा के दवाई ववाई से फल जो है वो सब्जी जो है उनको बड़ा करके जल्दी जल्दी बेचने के लिए आ जाते हैं। क्या वो बाहर से दिया हुआ हार्मोन होता है? क्या बोलेंगे उसको? कृत्रिम या संश्लेषित पादप वृद्धि हार्मोन या नियामक भी बोल सकते हो। वो संश्लेषित वाले होते हैं, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। आंतरिक कारक की बात करें, आंतरिक कारक या तो हो सकता है वो अंतः कोशिकीय, इंट्रासेलुलर, या फिर हो सकता है अंतर कोशिकीय। इंग्लिश में जरूर से देख लेना, इंटरसेल्युलर। कोशिका के अंदर उपस्थित कौन सा कारक है जिससे वृद्धि परिवर्तन प्रभावित होता है? उसका आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक संगठन। आनुवांशिक संगठन जो है वो डिसाइड करता है कि वृद्धि परिवर्तन कैसा होगा, करेगा कि नहीं करेगा। जैसी जीन होगी उसी के आधार पर होगा। दूसरा, कोशिकीय या कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य वृद्धि कारक, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ फैक्टर। और अंतर कोशिकीय में होगा क्या? प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक वृद्धि पादप वृद्धि हार्मोन, प्राकृतिक पादप वृद्धि हार्मोन। जो प्राकृतिक पादप वृद्धि हार्मोन होता है इसे ही बोला जाता है फाइटो हार्मोन। क्या बोला जाता है? फाइटो हार्मोन। इसका मतलब क्या वृद्धि हार्मोन दो जगहों पर आ गए हैं? सबको मिला के, जो कृत्रिम है प्राकृतिक है, सबको मिला करके बोला जाता है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हिंदी में क्या बोलते हो? पादप वृद्धि नियामक, पादप वृद्धि नियामक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो पादप वृद्धि नियामक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं उनको हम देख पा रहे हैं कि दो कैटेगरी हमें दिख रही है। कौन कौन सी? PGR की दो कैटेगरी कौन कौन सी दिख रही है? अब इंग्लिश में लिख दूं क्या? नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन, नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन को और क्या बोलते हो? फाइटो हार्मोन। और दूसरा क्या दिख रहा है? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो दो कैटेगरी में PGR हमारे सामने हो सकते हैं, तो प्राकृतिक या संश्लेषित। क्या तुम्हें एग्जाम्पल बताया? जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो क्या नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा होता है जानते हो क्या? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, नेचुरल है।
IPA जिसको कि पहले संश्लेषित माना जाता था लेकिन पादप में खोज लिया गया, क्या हो जाएगा? नेचुरल हो जाएगा। सिंथेटिक का एग्जांपल NaA, ठीक है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता वो लिख लेना पूरा नाम, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NaA होता है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा, चिंता मत करो। यदि किसी को नहीं पता है तो पढ़ रहे होगे, एनसीईआरटी लिखा हुआ मिलेगा। साइटोकाइनिन, क्या साइटोकाइनिन में भी प्राकृतिक और कृत्रिम होते हैं क्या? जो पहले खोजा गया था काइनेटिन वो सिंथेटिक था। प्राकृतिक साइटोकाइनिन का नाम ध्यान रखना, जिएटिन। क्या है? जिएटिन, जियामीर से खोजा गया था। और कृत्रिम में साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल एक तो काइनेटिन 6 अमीनो फॉस्फोरिल प्यूरिन होता है। ये काइनेटिन जो होता है उसको हम बोलते हैं N6 फॉस्फोरिल अमीनो प्यूरिन। और इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखना साइटोकाइनिन, जो नॉर्मली हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, सिंथेटिक वाला, बाप। बाप का नाम पता है सबको? बाप का पूरा नाम क्या है? नहीं पता है क्या? बाप का पूरा नाम है बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। बाप का पूरा नाम बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। बोले सर हमें जो पता था उससे अलग है ये। पादप वृद्धि नियामक जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। वृद्धि को प्रेरित करने वाला, ग्रोथ प्रोमोटर, प्रोमोटर का मतलब प्रेरक होता है क्या? और वृद्धि को संदमित करने वाला इनिबिटर, ग्रोथ इनिबिटर। दो कैटेगरी है। ग्रोथ प्रोमोटर कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन। बाप का नाम है बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। बच्चे बेंजाइल अमीनो प्यूरिन है बाप का नाम। वृद्धि संदमक का एग्जाम्पल होता है इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। क्या इनमें से तुम्हें पता है इथाइलिन दोनों कैटेगरी में आ सकता है? इथाइलिन वृद्धि का प्रेरक एवं संदमक दोनों होता है। यानी ज्यादा अच्छा तो रहेगा हमको बोथ वाला ऑप्शन मिल जाए, लेकिन यदि बोथ नहीं मिलेगा तो मेजरली ये किस कैटेगरी में आता है? मुख्य रूप से ये संदमक वाली कैटेगरी में आता है। N6 फॉस्फोरिल अमीनो प्यूरिन, फर FUR फॉस्फोरिल फॉस्फोरिल अमीनो प्यूरिन। इधर वाला इरेज कर दूं, इधर वाला तो हो चुका होगा।
बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, हिंदी में लिख दो बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। अब यदि हम बात करें कि कौन सा हार्मोन किससे बना है, किसका व्युत्पन्न है, किसका डेरिवेटिव है। यदि लिखने का काम कर रहे हो तो फास्ट करो बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था इस चैप्टर में जो है वो लिख लिख के हम टाइम पास नहीं करेंगे। ये तुम लिख रहे हो क्विकली लिखते जाओ, चीजों को बहुत पॉइंट वाइज में लिख रहा हूं ताकि शॉर्ट नोट जैसा जो है वो तुम्हारा तैयार हो जाएगा। यदि कोई लिख रहे हो तो, नहीं लिख रहे हो तो तुम्हें, जो बच्चे नोट्स नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये तो इसमें तुमको फ्री विल दी थी कि जो नोट करना चाहे वो नोट कर सकते हैं, जो नोट नहीं करना चाहते वो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। और लेकिन पढ़ते टाइम उनकी जो कॉपी है उसमें ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से ऑटोमेटिक लिख लिख के पढ़ोगे। लेट के तो नहीं पढ़ लोगे, सो गए अपना किताब खोल लिया नोवेल की तरफ पढ़ रहे हैं, नहीं। वैसे पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगी बातें, लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा। तो ये काम जो है, जो यहाँ पे नोट्स नहीं लिख रहे हैं वो घर पे जब पढ़ते हैं तो उनको ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाना है कि भाई दो प्रकार के हैं, कौन कौन सा वृद्धि, कौन कौन सा इनमें से नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक है। ठीक है, ये तुम्हें कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, या हार्मोन के साथ में लिखा हुआ मिलेगा, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, नाउ अब कौन सा हार्मोन किससे बनता है, किसका व्युत्पन्न होता है। वृद्धि संदमक के अंदर इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। हाँ हाँ हाँ, ये आइडिया सही है तुम्हारा बच्चे, कि ना बोर्ड सरकाने वाला हो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, नहीं नहीं, ये तो बहुत जरूरी है, चलना बहुत जरूरी है। उनको बोलो सर चलना बहुत जरूरी है जीवन में। अब यदि पूरे दिन भर में ही कुछ काम नहीं करोगे, यहाँ पर मान लो हम लोग जो है वो 6 घंटे पढ़ाते हैं, और 6 घंटे जो है यदि हम सिर्फ खड़े रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, इसलिए तो चलना होता है। बाकी हाँ, इसके बाद तो आराम ही, इसके बाद एनर्जी कहाँ बचती है। हाँ, लॉक लग गया, जॉइंट्स के अंदर लॉक लग गया। अच्छा, उधर भी चक्कर लगाते हैं, ये सही है, दौड़ते दौड़ते भी। लेट मी जॉग हियर, जॉगिंग करते हैं, यस। 10 10 10 हो गया, घड़ी बोलने लग गए, और आज का गोटा हो गया पूरा। बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, प्यूरिन बच्चे। चलो बातें बातों मत लगाओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं लिखने के लिए टाइम देता हूं, तुम बातों में लगा देते हो, और फिर तो बोलते सर रुको रुको रुको, और बातें करने में लगे हुए हैं। चलो, जो नहीं लिख रहे उनका हम कुछ नहीं कर सकते, जिनको लिखना है मैंने बोला है रूल, जिनको लिखना है मेरे साथ साथ लिखो, स्पीड से लिखो, सुनो, फटाफट लिख दो, कोई राइटिंग जमा जमा के लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में कैसे आएगा बच्चे, जो बोलते हैं वो समझ में आता है, सुनते हैं वो समझ में आता है। यहाँ पर ये नहीं है कि रिएक्शन लिखिए बड़ी बड़ी सी, समझने में दिक्कत है। सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ, ये आंतरिक है, बाह्य है, आंतरिक में ये होते, बाह्य में ये होते, इसमें क्या समझना है तुमको। प्राकृतिक होते हैं, संश्लेषित होते हैं। प्राकृतिक में ऑक्सीजन ये है, साइटोकाइन ये है, क्या समझ लोगे इसमें, बताओ मुझे भी।
अपने आप को बहाने मत दो, अपने आप को भी बहाने दे रहे हो, मुझे भी बहाने दे रहे हो। वृद्धि प्रेरक जो वृद्धि को प्रेरित करे, क्या समझा दूं? प्रेरित करके समझा दूं? तो जहां समझाने की जरूरत थी वहां पे आराम से तुमको समझाया है, नोट करो, सब कुछ करो। अब यहां पर एक बार में समझ में आती है यदि कान खोले हुए तो। अरे ऐसे थोड़ी, तुम तो बोल रहे हो सर हमको बैठे रहने दो, हमको सब समझ आ जाएगा। आप पढ़ाओ मत, आराम से बैठ जाओ, लिख दो एक चीज, 10 मिनट बैठो, आराम से सब समझ आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है बच्चे। हाँ वही तो बातों में लगा रही है सीधे सीधे। देखो तो कौन सा हार्मोन किसके व्युत्पन्न होते हैं? यदि मैं ऑक्सिन हार्मोन की बात करता हूं तो ऑक्सिन हार्मोन को अभी हमने देखा, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड था कि नहीं? कौन से यौगिकों के व्युत्पन्न बोलेंगे इन्हें हम बोलेंगे कि ये इंडोल यौगिकों के, इंडोल कंपाउंड के व्युत्पन्न होते हैं। आखिर ये इंडोल कंपाउंड सेल के अंदर कौन बनाता है? इंडोल कंपाउंड सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन बनाता है। कौन बनाता है? ट्रिप्टोफैन, अमीनो एसिड है ये। और इसके लिए जिंक की आवश्यकता होती है, जिंक की आवश्यकता होती है। क्या बात समझ में आ गई क्या? कि ऑक्सिन जो है वो किसका डेरिवेटिव होगा? इंडोल यौगिकों का, है ना। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात मैंने बताया तुमको, ट्रिप्टोफैन की आवश्यकता होती है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से ही बनते हैं और जिंक भी इसमें लगता है। ठीक है, ऑक्सिन के बाद में नेक्स्ट हार्मोन की बात करता हूं, जिब्बेरेलिन। जिब्बेरेलिन हार्मोन किसका व्युत्पन्न होता है? ये टर्पीन का व्युत्पन्न होता है। किसका व्युत्पन्न है ये? टर्पीन। टर्पीन किससे बनते हैं? टर्पीन जो है ये बनता है एसिटाइल कोएंजाइम से। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो पूर्व पदार्थ होगा, ये बना देगा टर्पीन, और टर्पीन से क्या बन जाएगा? जिब्बेरेलिन बन जाएगा। यदि मैं थर्ड साइटोकाइनिन की बात करूं, और साइटोकाइनिन में भी काइनेटिन की बात करूं, क्या काइनेटिन का पूरा नाम देखा अभी तुमने? क्या था? N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। सिंथेटिक है कि नेचुरल है? सिंथेटिक है। किसका डेरिवेटिव हुआ? प्यूरिन का डेरिवेटिव। और प्यूरिन में भी कौन सा वाला? एडेनिन। एडेनिन डेरिवेटिव होता है। किसका व्युत्पन्न है? प्यूरिन। प्यूरिन में भी एडेनिन। देन इसके बाद में नेक्स्ट इथाइलिन। क्या इथाइलिन एकमात्र इनमें से गैसियस हार्मोन है क्या? गैसीय हार्मोन है क्या? यस। इथाइलिन किससे बनता है? ये मेथियोनिन से बनता है। किससे बनता है? मेथियोनिन। क्या ये भी अमीनो एसिड है क्या? यस, मेथियोनिन अमीनो एसिड होता है। और एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है इसका पूर्व पदार्थ कैरोटीन वगैरह होता है, कैरोटिनॉइड्स। और ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से। पूर्व पदार्थ क्या होगा? यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा कैरोटीन, और कैरोटीन से क्या बन जाएगा? कैरोटीन से बन जाएगा एब्सिसिक एसिड। तो याद करो, रेस्पिरेशन एंड एम्फिबॉलिक पाथवे में यदि मैं तुम्हें एसिटाइल कोएंजाइम ए के और भी उपयोग बताना चाहता तो मैं 2 उपयोग और बता देता। टर्पीन बनाने में काम आता है, कैरोटीन बनाने में काम आता है। आई बात समझ में? तो कौन किसका पूर्व पदार्थ होता है, बात समझ में आ गई सब बच्चों को? ठीक है, अब हम बात करेंगे खोज की, कि आखिर हार्मोन की खोज कैसे हुई। हार्मोन की खोज। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी हार्मोन है, ये मुख्य 5 कैटेगरीज तुम हार्मोन की देख रहे हो, ये पांचों के पांचों कैटेगरी की खोज जो है वो एक्सीडेंटल हुई, बाय चांस हुई, अकस्मात रूप से हो गई। ठीक है, हाँ सारी की सारी। और किस तरीके से खोजा गया एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन की खोज जो है वो लगभग 1913 में हुई थी। किसने खोजा था बताइए? क्या ऑक्सिन को किसने खोजा था बताओ? डार्विन ने खोजा था क्या? नहीं, गलत जवाब। ऑक्सिन की खोज एफ.डब्ल्यू. वेंट ने की थी 1913 में। एफ.डब्ल्यू. वेंट द्वारा कहां से खोजा गया?
अवीना सटाइवा, क्या होता है अवीना सटाइवा? ओट होता है। जई, जौ नहीं, जई होता है। जौ बारले होता है, जो बारले, जई होता है ओट। अरे बच्चे, तुम लोगों को ओट नहीं पता है? आजकल लोग खाने में सुबह सुबह ओट के वो फ्लैक्स वगैरह जो होते हैं, वो दूध के साथ में महान मानते हैं उसको खाने को। भाई वो जैसे तुम गेहूं देखते हो, गेहूं उस टाइप के सीड्स होते हैं उसके। जो अलग होता है, जई अलग होता है। जिसको भी नहीं पता है गूगल पे डाल देना, देख लेना जई कैसा होता है। मोनोकॉट प्लांट है, गेहूं चावल जैसा उस वाले कुल का होता है, गेहूं जैसे ही उसके बीज होते हैं। और उनको जो है वो नॉर्मली जो है सबसे कॉमनली यदि हम बात करें तो आजकल जो ओट्स वगैरह होते हैं वो सुबह सुबह बच्चे दूध के साथ में खाने के लिए खा। हाँ, यस, हाँ, यही है, यही है। सर सबने देखा हुआ है वो। जौ बारले होता है, एक जैसी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जौ बारले होता है, जई अवीना होता है। तुम ये ध्यान रखो ना, तुमको क्या उसमें नेता बनना है ज्यादा? जौ जय का वो डिफरेंस क्रिएट करके तुम यहाँ पे क्या महान काम करना चाह रहे हो? किस पे एक्सपेरिमेंट किया एफडब्ल्यू वेंट ने? जय पे किया। उसका नाम क्या है? अवीना सटाइवा। पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है, यहाँ पे लिख दिया बस। इससे ज्यादा, हाँ, इससे ज्यादा तुम इंटरनेट पे अपना महान बनते रहना। हाँ, जो भाई हमारे काम की इंफॉर्मेशन वो बता सकता हूँ ना, क्या होता है, कौन सा प्लांट है, कौन से कुल का है, क्या प्रॉपर्टी, ये बता सकता हूँ ना। अब लाके तो नहीं दिखा दूंगा। ये देखो, ये देखो, ये जो अलग है, ये जय अलग है। पढ़ने का मन नहीं हो रहा क्या तुम्हारा? नहीं हो रहा बोल दो साहब कि सर पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा हमारा, तो पढ़ना ही नहीं है, छोड़ो, क्या चैप्टर वैप्टर करवा रहे हो। पढ़ने का मन हो रहा है तो फालतू बातों में इन्वॉल्व नहीं होगे। सबको पता है अवीना जय होता है, एक ओट प्लांट है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब यहां पर हमको अवीना की बाल की खाल नहीं निकालनी। हाँ, तो एफडब्ल्यू वेंट द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, जय के ऊपर किया गया था, जय के प्रांकुर चोल के ऊपर, प्रांकुर चोल पर। कॉलियोप्टाइल टिप, प्रांकुर चोल का मतलब क्या होता है? कॉलियोप्टाइल टिप। तो एफडब्ल्यू वेंट ने अवीना सटाइवा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कॉलियोप्टाइल टिप जो है, और प्रकाश के वजह से इनके अंदर बेंडिंग कैसे होती है उस चीज को ये समझना चाहते थे। लेकिन ये तो 1913 की बात है, जिस प्रयोग में इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की, और नाम भी इन्होंने ही दिया था। लेकिन इससे पहले सन 1880 में चार्ल्स डार्विन एवं फ्रांसिस डार्विन कैनेरी ग्रास के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैनेरी ग्रास एक प्लांट होता है के प्रांकुर चोल पर प्रकाशानुवर्तन की स्टडी कर रहे थे। प्रकाशानुवर्तन समझते हो? लाइट की वजह से जो टिप का प्रकाश की तरफ मुड़ना, बैंड हो जाना, प्रकाशानुवर्तन का अध्ययन नहीं, कैनरी ग्रास पर प्रांकुर चोल के पर प्रकाश अनुवर्तन का अध्ययन किया। अब इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि यदि किसी टिप को प्रकाश दिया जाए, यूनिलैटरल लाइट दिया जाए, तो प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। ऐसा एक कॉलियोप्टाइल टिप लिया, चाहे अवीना की बात कर लो, चाहे ये वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर लो, और यदि इसको यूनिलैटरल लाइट दोगे तो क्या होगा? ये प्रकाश की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। हमें पता है कि मतलब जो प्रकाशानुवर्तन शो करता है। अब उन्होंने अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इसके टिप को कट कर दिया और फिर यूनिलैटरल लाइट दिया। अब मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? बोलो। नहीं मुड़ा। इसका मतलब प्रकाशानुवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका टिप। फिर उन्होंने क्या किया? अब की बार टिप को ऐसे ही रखा, लेकिन इसके ऊपर काले कलर का एक कैप जो है, ताकि लाइट इसको ना मिल पाए, ऐसा चढ़ा दिया कैप। फिर इसको यूनिलैटरल लाइट दिया। क्या मुड़ेगा कि नहीं?
प्रकाशानुवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या प्रयोग से सिद्ध होता है? प्रकाश चाहिए और टिप चाहिए। यदि ये दो चीजें होगी तो प्रकाशानुवर्तन होगा। क्या ऑक्सीजन की खोज हो गई? क्या कहां से हो गई? इससे कहां पता पड़ गया ऑक्सीजन है? किसको पता पड़ गया ऑक्सीजन है? नहीं, सिर्फ ये पता पड़ा कि प्रकाश की उपस्थिति में टिप में जरूर से कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये मुड़ता है। तो जब डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं किया ऑक्सीजन के बारे में। इसके बाद में और भी साइंटिस्ट है, लाइक बेसन बॉयसन जेनसन करके एक साइंटिस्ट है। फिर उन्होंने फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी टिप को कट कर दिया, यहां पर रख दिया बीच में एक जेल, और फिर उसके बाद कटा हुआ टिप रख दिया, फिर लाइट दिया, तो मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ गया। इसका मतलब जो पदार्थ टिप में बन रहा है वो उस जेल से होके नीचे चला जाता है। पता लग गया कि इसका मतलब टिप में कोई केमिकल, लाइट के कोई केमिकल बनता है जो टिप से होकर के नीचे की तरफ जाता है और इसकी वजह से वो मुड़ रहा है। आखिर हो क्या रहा है? सारी बातें क्लियर की किसने? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक जेल के अंदर, अगार जेल के अंदर ऑक्सीजन बहुत सारा निकलवा लिया। क्या तुम निकलवा सकते हो क्या ऑक्सीजन बहुत सारा? कि मान लो ये कोलेप्टाइल टिप है, अब मैं इसके ऊपर एक जेल रख रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन होना चाहिए, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा बोलो? यदि बहुत सारे टिप को काट के अगार जेल पे रख लूं, टिप में से ऑक्सीजन जितना भी होगा वो धीरे धीरे नीचे निकलेगा, कहां पर आ जाएगा? जेल में आ जाएगा। अब वहां से मैंने जेल का एक टुकड़ा रख दिया इसके ऊपर, क्या अब इस स्टंप को, अविना सटाइवा के इस स्टंप को ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या बिना टिप के भी ऑक्सीजन मिल जाएगा क्या? यस, मिल जाएगा ना, क्योंकि टिप में से ऑक्सीजन ऑलरेडी निकाल लिया गया है। फिर इसको यूनिलेटरल लाइट दिया, क्या बेंडिंग होगी कि नहीं होगी? प्रकाश की तरफ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ गया। इसका मतलब बिना टिप के भी यदि ऑक्सीजन दिया गया तो भी इसने प्रकाश की तरफ बेंडिंग कर ली। क्या सिद्ध हुआ? इसका मतलब ऑक्सीजन तो काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? काम ऐसे कर रहा है कि जब एक तरफा प्रकाश आता है तो उस वजह से क्या होता है, जैसे मान लो ये टिप है और इसमें इधर से यदि लाइट आ रही है तो लाइट की वजह से क्या होगा, जो टिप में ऑक्सीजन बना था, पहले तो हर जगह बनता है वो, लेकिन प्रकाश की वजह से ऑक्सीजन जो है वो शिफ्ट हो जाता है किस तरफ? उस भाग की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है जिधर अंधकार है, छाया वाले भाग में, जिधर प्रकाश नहीं मिल रहा है, और जिधर प्रकाश है उधर रह जाता है कम। कुछ ऐसा समझ लो, एक साइड में ज्यादा दिख रहा है, एक साइड में कम दिख रहा है। ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऑक्सीजन मूव कर गया है, इधर ऑक्सीजन ज्यादा, इधर ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया। प्रकाशित भाग में ऑक्सीजन कम हो गया, अंधकार वाले भाग में ऑक्सीजन ज्यादा होगा। जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होगा क्या उधर वृद्धि ज्यादा होगी? वृद्धि किधर ज्यादा होगी? प्रकाश वाले भाग में कि छाया वाले भाग में? प्रकाश वाले भाग में, छाया वाले भाग में। इधर वृद्धि ज्यादा होगी, इधर कम होगी, तभी तो ये ऐसे बेंड करेगा। तो प्रकाशानुवर्तन का कारण भी पता लग गया। क्या क्या कारण था? कि ऑक्सीजन हार्मोन ये एक ऐसा केमिकल है जो प्रकाश की उपस्थिति में उजाले वाले भाग से अंधेरे वाले भाग में शिफ्ट हो जाता है। जिधर उसकी सांद्रता ज्यादा होती है उधर वृद्धि ज्यादा होती है, इसलिए वो प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। क्या बात क्लियर हो गई? क्लियर हुई क्या बच्चे? ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। इसमें जिसको भी डाउट हो पूछ सकते हो। क्या कि जब उन्होंने देखा कि यदि टिप पे ऑक्सीजन बन रहा है तो यदि एक तरफा प्रकाश देते तो वो ऑक्सीजन अंधेरे वाले भाग की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। उसके अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं जो उसको अंधकार की तरफ लेके चले जाते हैं। अंधकार वाले भाग में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, उजाले वाले में कम। अंधकार वाले में वृद्धि ज्यादा, उजाले वाले में कम, इसीलिए वो प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। समझ गए क्या? ठीक है। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिला कि प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन छाये वाले, छायेदार भाग की तरफ
चला जाता है। अतः ऑक्सीजन की सांद्रता अंधेरे या छाए वाले भाग की तरफ अधिक हो जाती है तथा यह भाग अधिक वृद्धि करता है। जिसके कारण प्रांकुर चोल प्रकाश की तरफ वृद्धि कर लेता है। तो इन्होंने सारी बातें फाइनली क्लियर कर दी। इस तरीके से ऑक्सीजन हार्मोन की खोज हुई थी। फिर ऑक्सीजन हार्मोन को अलग अलग जगह से आइसोलेट किया गया। जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन ए को डिस्कवर किया, कुछ ने पादप के शीर्ष भाग से ऑक्सीजन बी वगैरह को डिस्कवर किया। ऐसे फिर ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी। तो ऑक्सीजन हार्मोन की डिस्कवरी जो है वो कब हुई है? लगभग 1913 के आसपास। अब नेक्स्ट देखो कैसे हुआ है जिबेरेलिन डिस्कवर। ये डिस्कवरी वाले जो पॉइंट है, ये पॉइंट जरूर से सब बच्चे ध्यान से देखेंगे यहां पर। जिबेरेलिन हार्मोन को डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवरी हुई थी? देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है पिक्चर में जिनका नाम है कुरोसावा। कुरोसावा ने देखा कि जो जापानी किसान है उनके खेत में चावल की फसल जो है वो अर्ली स्टेज में जब सीडलिंग ग्रो कर रही थी तो इतनी तेजी से लंबी होने लगी कि वो सीधे ऐसी खड़ी रह नहीं सकती थी। तो क्या हो गई? वो मुड़ गई, गिर गई। ठीक है, तो इन्होंने पता लगाया कि आखिर ये क्या हुआ। तो उस बीमारी का नाम है क्या? बकानाए डिजीज। हाँ, बकानाए प्रोनाउंस करते हैं, बेकेन लिखा होगा लेकिन बकानाए प्रोनाउंस करते हैं इसको, बकानाए डिजीज। और इसको बोलते हैं फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस। चावल का मूर्ख नवोद्भिद जो है, सीडलिंग को हम नवोद्भिद भी बोलते हैं, रोग बोल देते हैं। और पता लगाया कि आखिर ये चावल में, कुरोसावा ने क्या पता लगाया कि चावल में ये जो बकानाई डिजीज हो रही है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण निकला क्या? कवक, जिब्बेरेला फ्यूजीटुरोई। ये फंजाई जो है, कवक जो है, उसकी वजह से ये रोग हो रहा था।
उन्होंने पता लगाया इस कवक के अंदर कुछ केमिकल है, इसके जो एक्सट्रैक्ट है उसको निकाला, उसमें कुछ केमिकल थे जिनकी वजह से ये रोग होता था। बाद में कुछ साइंटिस्ट ने वो केमिकल का पता लगा लिया, याबूता, सुमीकी, ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, पता लगा लिया कि ये केमिकल कौन सा है और उसका नाम रख दिया जिबरेलिक एसिड। ठीक है, क्या हुआ था फिर बाद में साइंटिस्ट ने इस रसायन का पता लगाया, इसे जिब्बेरेलिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, जिब्बेरेलिक अम्ल कहा गया। अब हुआ क्या था, जिब्बेरेलिक अम्ल की खोज जो है ये तो हो गई थी 1926 के आसपास। कब की बात है ये, 1926 के आसपास की बात है। लेकिन काफी लंबे समय तक ये सूचना, जो ये इंफॉर्मेशन जापान और आसपास के जो देश थे वहां तक ही सीमित रही। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों को इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो इसके बारे में कब पता लगा, इसके बारे में पता लगा बहुत लेट से। कब पता लगा, लगभग 1950 के आसपास में जाके बाकी देशों को पता लगा कि अरे वो जापानी जो छोटे छोटे होते हैं अपने फसलों को बड़ा करने का तरीका ढूंढ चुके हैं, और अमेरिका इंग्लैंड को कुछ पता नहीं। उन्होंने बाद में 1950 में जाकर के ये खोज दोबारा से की थी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन सारी दुनिया में स्प्रेड हुई थी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से जिबरेलिक एसिड जो है उसकी डिस्कवरी हुई थी। बाद में टोक्यो की लैब में ही जो जिबरेलिन को आइसोलेट किया गया वो थे GA1, GA2 एवं GA3 को लगभग एक ही समय पर एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझते हो, एक ही समय पर एक्सट्रैक्ट किया गया, जिनमें सबसे ज्यादा स्टडी किसके ऊपर हुए, GA3 पर सबसे विस्तृत अध्ययन हुआ है। आज के टाइम पे बहुत सारे जिबरेलिक एसिड, 100 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के जिबरेलिक एसिड जो हैं वो खोजे जा चुके हैं। तो GA1, GA2, GA3 ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं, खोज के क्रम के आधार पर। जो सबसे पहले खोजा गया, उसके बाद जो खोजा गया, उसके बाद जो खोजा गया, ठीक है, उस आधार पर इनका नामकरण किया हुआ है। क्या बातें इतनी क्लियर हो गई सब बच्चों को? ठीक है, तो इस तरीके से जिबरेलिक अम्ल का खोज हुआ था। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन की खोज, जिबरेलिन की खोज कब की बात है, कौन से सन की बात है, 1926 की बात है। साइटोकाइनिन के बारे में देखो, मिलर नाम के वैज्ञानिक थे। मिलर, टिश्यू कल्चर पहले भी होता था, यह मिलर के टाइम से हुआ पहली बार, पहले भी होता था, पहले भी लोग जो है वो ऊतक संवर्धन करते थे, टिश्यू कल्चर करते थे। तो इन्होंने क्या किया, टिश्यू कल्चर में तंबाकू जो है, तंबाकू का पिथ लिया, मज्जा लिया, तंबाकू का मज्जा, उसके अंदर उन्होंने डाला ऑक्सिन। क्या डाला, ऑक्सिन, और इसके अलावा अलग अलग पदार्थ यहां पर यूज किए जाते थे। ध्यान से सुन लेना, एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं पता पड़ेगा क्या बोलना चाहता है। सब मिला के एक साथ खिचड़ी ऐसी बनाएगा कि लिख देगा सारी बातें, पता ही नहीं पड़ेगा कहां स्टार्ट हुआ कहां खत्म हुआ, क्या कहना चाहता है। इसलिए बहुत ध्यान से, कि क्या हुआ, तंबाकू का पिथ लिया, ऑक्सिन हार्मोन यूज करते हैं उसमें, और उसके अलावा बहुत सारी चीज यहां पर यूज करते थे अलग अलग लोग, अलग अलग वैज्ञानिक। कि कोई क्या करता था इसमें, कोकोनट मिल्क, नारियल का पानी जो होता है उसको यूज कर लेता था, कोई वॉस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट जो होता था उसको यूज कर लेता था, कोई ईस्ट का एक्सट्रैक्ट जो है उसको यूज कर लेता था, और इसकी वजह से वो देखते थे कि कोश का विभाजन जो बहुत तेज हो गया। टिश्यू कल्चर में ऐसे अलग अलग पदार्थों का उपयोग किया जा रहा था। किसने किया, मिलर ने, कि उनसे पहले ही, उनसे पहले। लेकिन मिलर ने क्या देखा, मिलर से गलती से, लोग बोलते हैं कि गलती से उनसे क्या हुआ, उनसे इसके ऊपर गिर गया एक ऑटोक्लेव्ड डीएनए। उन्होंने एक बोतल में रखा हुआ था, किसका डीएनए, ऑटोक्लेव्ड। ऑटोक्लेव समझते हो क्या, क्या होता है,
स्टरलाइज किया जाता है। वेरी गुड बच्चे। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर हम कुछ चीजों को रख देते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस ये सब हो तो वो मर जाए। तो ऑटोक्लेव्ड डीएनए क्यों? क्योंकि भाई डीएनए खराब नहीं होना चाहिए। तो बड़ा बैक्टीरिया है, कोई भंजाई है, कुछ उग गया तो वो तो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर डालेगा इसको। तो इसीलिए इन सबसे बैक्टीरिया वायरस ये सब कुछ नहीं होने चाहिए। ऑटोक्लेव्ड डीएनए था वहां। ऑटोक्लेव्ड डीएनए किसका था? ये ऑफ हैरिंग फिश। एक फिश है, उसका स्पर्म से ऑटोक्लेव्ड डीएनए निकाला। क्या हुआ इसमें? कोकोनट मिल्क वगैरह की जगह पे गलती से वो गिर गया। अब गिर गया तो उन्होंने क्या देखा, अरे सेल डिवीजन बहुत तेजी से होने लगा, बढ़ गया स्पीड। अभी तक तो पता ही नहीं था, ये पता था कि कोकोनट मिल्क से हो रहा है। अब है क्या चीज? कोकोनट मिल्क में तो बहुत सारे केमिकल होंगे। एग्जैक्टली क्या है जो वृद्धि कर रहा है? ईस्ट एक्सट्रैक्ट में एग्जैक्टली क्या है जिसकी वजह से ये कोशिका विभाजन तेज हो रहा है? अभी तक तो नहीं पता था। अब जब इनसे ये काम हो गया तो इनको ये पता लग गया कि ये केमिकल अब मुझे पता है क्या है, डीएनए है। अब एग्जैक्ट डीएनए तो नहीं है, फ्रेश डीएनए डालेंगे तब तो नहीं होगा। इस डीएनए में रखे रखे कुछ परिवर्तन हुए और उस परिवर्तन की वजह से ये काम हुआ है, यानी यही है जो कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। अब इनसे पता नहीं लगा एग्जैक्टली केमिकल क्या है। वो एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग हो गई, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या केमिकल है वो अभी इनको पता नहीं चल रहा। किसकी बात कर रहे हैं हम? किसको नहीं पता चल रहा है? स्कूक को। सॉरी, स्कूक से स्टार्ट हुआ था ना। पहले किसने काम किया था? स्कूक ने। उन्होंने ये किया अभी। फिर अब आए मिलर इनका साथ देने के लिए। मिलर ने पता लगा दिया था कि वो क्या है केमिकल। मिलर ने, कब की बात है? 1955 की बात है। अब मिलर ने पता लगा दिया कि एग्जैक्ट केमिकल क्या है जिसकी वजह से ये कोशिका विभाजन तेज हो गया है। उन्होंने क्या पता लगाया? इन्होंने पता लगा दिया एक्सट्रैक्टेड द केमिकल एंड नेम्ड काइनेटिन। उन्होंने पता लगा लिया। और काइनेटिन क्या है? दैट इज, अभी नाम बताया था, क्या था? N6 बोलो, फरफ्यूरिल बोलो, अमीनो प्यूरिन। अरे बोलोगे नहीं, याद कैसे होगा? N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया स्कूग ने। हेरिंग फिश का डीएनए उनसे गिर गया, लेकिन एग्जैक्टली उनको पता नहीं लगा कि वो क्या केमिकल है। और फाइनली उस केमिकल का पता लगा दिया था किसने? मिलर ने। तो इस तरीके से साइटोकाइनिन की खोज हो गई। ठीक है। और ऐसे ही सिमिलर कंपाउंड, ऐसे ही सिमिलर यौगिक जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन ईस्ट एक्सट्रैक्ट, वॉस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क एटसेट्रा। उनमें भी ये चीज होती है। और बाद में पादप में इसको मिला, खोजा गया क्या? नेचुरल साइटोकाइनिन मक्के के बीज से खोजा गया। मक्के के बीज से खोजा गया। इसका नाम क्या है? जिसे बोलो जिएटिन कहा गया। क्या ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है? यस। तो इस तरीके से साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज हो गई थी। क्या बातें क्लियर हो गई सबको? ऑक्सिन कैसे खोजा गया, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन को कैसे खोजा गया, क्लियर है सब बच्चों को? ठीक। यानी क्या बोलोगे कि पहले तो ऐसे ही कुछ एक्सट्रैक्ट्स वगैरह यूज होते थे, लेकिन स्कूग के प्रयोग में क्या हुआ? उन्होंने हेरिंग फिश का डीएनए, ऑटोक्लेव डीएनए यूज कर लिया और सेम इफेक्ट उनको मिल गया। और मिलर ने पता लगा दिया कि वो कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से ये हुआ है। जरूर से लिख लो या तो फोटो खींच लो, क्योंकि ये वाली बात एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो क्लियर नहीं होगी। तीनों पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। बच्चे आते बाद में मेरे पास कि सर जब ये खोज के क्रम में दिया है तो GA3 को पहले खोजा गया क्यों बोल रहे हैं? आते मेरे पास पूछने के लिए, फिर मैं बताऊंगा नहीं, मैंने बता दिया है, ध्यान से सुन लो, लिख लो। क्योंकि ये तीनों ही एक ही समय पर खोजे गए थे। और इंग्लिश वाली बुक में लिखा हुआ मिलेगा वन ऑफ द
फर्स्ट डिस्कवर, ना कि फर्स्ट डिस्कवर लिखा होगा, जबकि हिंदी वाली में लिखा हुआ मिलेगा सर्वप्रथम खोजा गया। हाँ बच्चे, एक्सट्रैक्टेड द केमिकल, पृथक किया, रसायन को पृथक किया। इथाइलिन की खोज जो है वो एच कजिन ने की थी, और उन्होंने देखा कि पके हुए संतरे से, हमको पता ही है कि फल पका हुआ है, उसके पास कोई दूसरे फल रखे हुए हैं कच्चे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी जल्दी पक जाएंगे। तो पके हुए फलों में से कुछ केमिकल निकलता है, कुछ रासायनिक पदार्थ जो वोलेटाइल गैसीय पदार्थ निकलता है। कौन था वो? इथाइलिन, जिसने क्या किया, वहां पर रखे हुए कच्चे केलों को पका दिया। एच कजिन ने इस तरीके से इथाइलिन की खोज कर दी थी। एंड एब्सिसिक अम्ल, इथाइलिन की खोज तो बहुत सिंपल सी बात है, एच कजिन ने कर दिया। देखा कि पके हुए संतरे के पास में कच्चे केले रखे हुए, तो वो भी पक गए, तो पके हुए संतरे से क्या निकल रहा है, कुछ रासायनिक गैसीय पदार्थ निकल रहा है, इथाइलिन है वो। और एब्सिसिक अम्ल की खोज में बहुत सारे वैज्ञानिकों का रोल है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, देखा कि पादप की वृद्धि को संदमित करने वाली चीज है, बीजों में प्रसुप्ति उत्पन्न करने वाली चीज है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दे दिया। किसी ने क्या बोल दिया, एब्सिसिन 2, किसी ने बोल दिया इनिबिन बी, किसी ने बोल दिया डॉर्मिन। बाद में पता पड़ा रही तो एक ही रसायन है, सब एक ही प्रकार के, एक साथ नाम रख दिया गया, क्या, एब्सिसिक अम्ल। कब की बात है, 1960 की बात है, 1960 में। ईयर जो है वो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? क्या नहीं, क्या बात कर रहे हो?
नहीं दिया है तो फिर याद रखना, मैंने लिख दिया है। तुम्हारी बुक में नहीं है क्या? तुम्हारी बुक में नहीं है? बाकी लोग हंस क्यों रहे हैं? तो बच्चे देखो, मन की आंखों से देखो, खोजने से भगवान भी मिलते हैं। सब लिखा हुआ है, देखो। हार्मोन के फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर जाओगे तुम लोग। यस, आधे घंटे पढ़ाऊंगा, 15 मिनट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बाकी बैचेस में हो चुका है, या तो हम एक्स्ट्रा बुलाएं या फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लें। हाँ, 15 मिनट पढ़ लो, बस फंक्शन रह गया और कुछ नहीं, सारा चैप्टर हो गया ये। बस हार्मोन के कार्य क्या क्या हैं वो बस बाकी रहे, बाकी चैप्टर कंप्लीट कर लो, ताकि अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, तो मैं पढ़ने का प्रॉपर टाइम भी मिल जाएगा टेस्ट के पहले। देखो तुम लिखने लग गए इसलिए, अदरवाइज टारगेट यही था, यदि तुम नोट नहीं कर रहे होते तो अभी तक हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होता, लेकिन तुम नोट करने लग गए तो इसलिए टाइम लग गया। चलो, ठीक है, हो गया तो बस एक टेबल बना लो। कौन सा? फ्यूजिक्यूरोई, FUSIKUROI, क्या? हाँ ठीक है, हाँ लिख डालो फटाफट। तुम क्या लिख रही हो? नहीं, मैं तो सारे कंपेयर करूंगा, पांचों के पांचों। मुझे तो पूरे बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं मिटाऊंगा नहीं, जो भी मैं लिखूंगा वो मैं मिटाऊंगा नहीं। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो मुख्यतः पादप के कौन से भाग में बनता है? बोलो। यस, शूट अपेक्स में बनता है। क्या सिर्फ शूट अपेक्स में बनता है? नहीं, सिर्फ नहीं बोलेंगे, बनता वो रूट अपेक्स में भी है, बनता वो यंग लीफ में भी है, लेकिन मुख्य रूप से शूट अपेक्स में। साइटोकाइनिन के लिए उल्टा बोलना होगा, क्या बोलना होगा? बनता सभी भागों में है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में बनता है? रूट अपेक्स में। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में उल्टी बात, ऑक्सिन सबसे ज्यादा कहां बनता है? शूट अपेक्स में, और साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा रूट अपेक्स में। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, बस नाम लिख रहे हैं रेड से अपन। देखो, क्या ये स्टार्टिंग वाले 3 हार्मोन वृद्धि को प्रेरित करने वाले हार्मोन है? ऑक्सिन क्या करता है? युवा भाग में विल्गन एब्सिसन को प्रेरित करेगा कि संदमित करेगा? विल्गन को। बोलो, तुम बोलो लॉजिकली सोच के, पीछे वाले बच्चे बोलो। ऑक्सिन युवा भाग में, यानी युवा पर्ण है, युवा फल है, उनके विल्गन को प्रेरित करेगा कि संदमित करेगा? अरे ग्रोथ प्रमोटर है बच्चे, वृद्धि करवाएगा तो क्या वो भागों को तुड़वाएगा कि उनको बचाएगा? बचाएगा ना, तो विल्गन को संदमित कर। विल्गन का मतलब होता है लीफ का टूट के गिरना, फल का टूट के गिरना, टूटने नहीं देगा, ठीक है, परंतु जीर्ण भागों को, जो पुराने भाग हैं, जीर्ण या जीर्ण भागों को के विल्गन को प्रेरित करता है। क्यों? क्या फायदा है प्लांट का? क्या? कि पुराने भागों में जो न्यूट्रिएंट है वो युवा भागों तक जल्दी ट्रांसफर हो जाए और वो टूट के गिर जाए, तो यंग प्लांट पार्ट को ग्रो करवाने में हेल्प करता है। मान लो कि तुम आम की खेती कर रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें उन आमों के महंगे दाम मिले, कब बेचना चाहोगे उसे? या तो मौसम आने से पहले,
और या फिर बाद में। तो यदि फल लग गए हैं पादप के ऊपर तो तुम चाहोगे कि तुम्हारे पादपों के ऊपर फल लंबे समय तक लगे रहें ताकि उनको मार्केट में ज्यादा समय तक बेचा जा सके। फल को लंबे समय तक पादप पर जुड़े रखता है। इससे क्या होगा? मार्केटिंग पीरियड, मार्केटिंग अवधि बढ़ जाएगी। फायदा हो जाएगा कि हमको बढ़ जाती है। साइटोकाइनिन पर्ण के निर्माण एवं क्लोरोफिल निर्माण को प्रेरित करेगा, प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन जो है वो क्या करेगा? लीफ डेवलपमेंट, क्लोरोफिल डेवलपमेंट को इंड्यूस कर देगा, प्रेरित करेगा। यदि इसने प्रेरित किया तो क्या सेनेसेंस डिले होगा? जीर्णता में देरी आएगी। यस, जीर्णता में देरी लाता है। क्लोरोफिल को लंबे समय तक ग्रीन रखता है, लीफ को लंबे समय तक ग्रीन रखता है। इस प्रभाव को रिचमोंड लैंग इफेक्ट बोलते हैं। ये एक ध्यान रखना कि रिचमोंड लैंग इफेक्ट किसका होता है? साइटोकाइनिन का। क्या होता है? जीर्णता में देरी लाने का इफेक्ट है रिचमोंड लैंग इफेक्ट। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड दोनों का काम, बोलो, फल को पकाना तो है लेकिन ग्रोथ प्रोमोटिंग, इस वाले सेंस में विल्गन को, जीर्णता को इनको बढ़ाएगा। यानी जीर्णता एवं विल्गन को प्रेरित करेगा, प्रेरित करता है। और एब्सिसिक एसिड भी क्या, दोनों यही सेम काम करेगा, जीर्णता एवं विल्गन को प्रेरित करता है। इस पहले पॉइंट से तुम्हें क्या पता लग रहा है? जो हमने पढ़ा था कि ये 3 ग्रोथ प्रमोटर है, वो 2 ग्रोथ इनहिबिटर है। पढ़ा था हमने। यस, पहले पॉइंट से हमको ये पता लग रहा है। ऑक्सीजन का सबसे प्रमुख काम यदि मैं बताऊं तो शीर्ष प्रभाविकता, अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस होने का मतलब क्या होता है? जो प्ररोह की शीर्ष है उसकी वृद्धि होगी लेकिन पार्श्व शाखाओं का निर्माण नहीं होगा। यानी प्ररोह शीर्ष की वृद्धि जो है उसको बढ़ाएगा। बढ़ाने को मैं ऐसे ऊपर वाले एरो से लिख दूंगा, समझ जाना, इंक्रीज। ठीक है। और पार्श्व शाखा निर्माण को क्या करेगा? संदमित करेगा। संदमित को कैसे बना दूंगा? नीचे वाला एरो। समझ जाओगे सब बच्चे? ठीक है। शीर्ष प्रभाविकता का काम जो है वो कौन करता है? ऑक्सीजन। यदि मैं चाहता हूं कि कोई पादप के अंदर मुझे पत्ती बहुत ज्यादा मिले, चाय पत्ती से मैं बहुत ज्यादा पत्तियां प्राप्त करना चाहता हूं, मैं क्या चाहूंगा? शाखा ज्यादा बने कि शीर्ष की वृद्धि होती रहे? शाखा ज्यादा बने। शाखा ज्यादा बनाने का कोई तरीका है क्या? क्या हम सर कलम कर दे क्या उसका? यस, यानी कि उसका डीकैपिटेशन कर दे, सिरोच्छेदन कर दे। क्या कर दे? सिरोच्छेदन, मतलब सर कलम कर दिया इसका हमने। यदि हमने सर कलम कर दिया तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी क्या? शीर्ष प्रभाविकता खत्म हो जाएगा क्या? यानी ये क्या हो जाएगा? पार्श्व शाखा निर्माण जो है वो बढ़ जाएगा। और इस मेथड को हम कहां यूज करते हैं? यह चाय पत्ती एवं झाड़ी को सघन बनाने में करते हैं। हेज मेकिंग इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें काम आता है। ठीक है। क्या तुम्हें पता है ऑक्सीजन हार्मोन को रूटिंग हार्मोन बोलते हैं? रूटिंग हार्मोन क्या करता है? कलम में कटिंग, जड़ के निर्माण को प्रेरित करता है। यदि हम मान लो गुलाब जो है उसको उगाना चाहते हैं, गुलाब की कटिंग ली,
कटिंग को ऑक्सीजन में डुबो दिया थोड़े टाइम के लिए और फिर उगाया, क्या होगा, रूट जल्दी डेवलप हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या करता है, रूट के निर्माण को प्रेरित करता है। क्या यह कोशिका विभाजन को भी प्रेरित करता है क्या? यस, कोशिका, अभी हमने देखा टिश्यू कल्चर में यूज करे थे कि नहीं करे थे? कोशिका विभाजन एवं विभेदन को प्रेरित करता है। क्या तुम्हें पता है जाइलम फ्लोएम में से कौन है जो ऑक्सीजन के प्रभाव में बनता है? जाइलम। जाइलम का विभेदन जो है वो ऑक्सीजन के प्रभाव में होता है, फ्लोएम का विभेदन जो है वो साइटोकाइनिन के प्रभाव में होता है। कोशिका विभाजन और विभेदन को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। क्या ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर में भी? ऊतक संवर्धन में ऑक्सीजन मूल के विभेदन को प्रेरित करता है। रूट का विभेदन जो है वो कौन करवा देगा? ऑक्सीजन करवा देगा। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन का यदि मैं और तुम्हें फंक्शन बताऊं तो ये पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। किस में? पार्थिनोकार्पी को क्या बोलते हो? अनिषेक फलन। मतलब क्या होता है? बिना बीज के, यस, बिना बीज के, बिना निषेचन के फल बन जाए। अनिषेक फलन किसमें? टमाटर में। पुष्पन को भी प्रेरित करने वाला है, होता है क्या? पुष्पन को भी प्रेरित करता है। और क्या तुम्हें पता है कि 2,4-D एवं 2,4,5-T खरपतवार नाशी होता है? खरपतवार नाशी किसको किल करेगा? यह डाइकॉट वीड को नष्ट करता है। डाइकॉट वीड को किल करने का काम जो है वो ये करता है। यूएस वियतनाम वॉर में इसका उपयोग भी किया गया था, जिसलिए इसको एजेंट ऑरेंज भी कहा जाता है। ये पॉइंट जो है वो ऑक्सीजन के बारे में इंपॉर्टेंट है। जिबरेलिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पता है किसी को? बोल्टिंग। इसको बोलते हैं बोल्टिंग हार्मोन। कुछ पादप तुमने देखा होगा जिनकी पत्तियां बहुत पास पास में उगती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नोड बहुत पास पास में होते हैं, इंटरनोड बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसी प्रवृत्ति को बोलते हैं गुलाबवत प्रवृत्ति। गुलाब देखा, गुलाब का फूल, उसकी पंखुड़ी कैसे एकदम पास पास में उगी होती है। तो कुछ पादपों की पत्तियों में ऐसा लगता है कि पत्तियां जो बहुत पास पास में उगी हुई हैं, उनको हम क्या बोलते थे? गुलाबवत प्रवृत्ति। यदि उनके ऊपर जिबरेलिन छिड़क दिया जाए तो उनके इंटरनोड लंबे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? पर्व जो है वो लंबे हो जाते हैं कोशिका की वृद्धि की वजह से। यदि पर्व ज्यादा लंबे हो जाएंगे तो क्या वो प्लांट बहुत लंबा हो जाएगा? हम देखते हैं कि वो गुलाबवत प्रवृत्ति को लताओं में परिवर्तित कर देता है। यानी पादप किस प्रवृत्ति का है? गुलाबवत। गुलाबवत पादप। और इससे क्या बना देगा? लता बना देगा या बेल बना देगा। कौन? जिबरेलिक एसिड। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं हम? बोल्टिंग इफेक्ट। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है बोल्टिंग इफेक्ट, पादप को लंबा करवाना। सिर्फ पादप को ही नहीं, अंगूर के गुच्छे को लंबा करता है एवं अंगूर तथा सेब जैसे फलों के आकार को बढ़ाता है। फलों के आकार को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अलावा गन्ने में क्या होता है? गन्ने में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है तथा लंबाई बढ़ाता है। यस, लंबाई तो बढ़ा ही रहा है, लंबाई बढ़ाता है। उत्पादकता कितनी हो जाएगी? 20 टन प्रति एकड़, इतनी उत्पादकता कर देगा। क्या तुम्हें पता है कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है? जल अपघटनीय एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। क्या कोई एग्जाम्पल बता सकते हो
जैसे अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। यदि इन एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाया तो संचित भोजन को तोड़ेगा, संचित भोजन को तोड़ेगा। अतः बीज अंकुरण, बीज अंकुरण का मुख्य हार्मोन है। बीज अंकुरण का सबसे मुख्य हार्मोन कौन है? जिबरेलिन है। यह माल्टिंग प्रक्रिया को बढ़ाता है। किसमें यूज होगा? अतः यस, अल्कोहल निर्माण में काम आता है। यह कॉनिफर्स में जननिक प्रवस्था जल्दी ला देता है। जल्दी से उसको क्या करेगा? कॉनिफर्स को रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करवा देगा। तो जिबरेलिन के ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। साइटोकाइनिन में 2-3 ही इंपॉर्टेंट है। एक है कि यह पोषक पदार्थ के स्थानांतरण को प्रेरित करता है, स्थानांतरण को प्रेरित करता है। टिश्यू कल्चर में यह ऊतक संवर्धन में, इतना ही पढ़ाऊंगा, चलो ये 2 हम कल देख लेंगे, ठीक है? यह ऊतक कंप्लीट कर दूं क्या? ठीक है, तो फिर यह ऊतक संवर्धन में प्ररोह निर्माण को प्रेरित करता है। चलो वोटिंग करवा लेंगे। शीर्ष प्रभाविकता को दूर करता है। एक बार पहले इतना पॉइंट देख लो, 2 मिनट के लिए सब बच्चे अपने पेन को लगाम दे लो, फिर उसके बाद वोटिंग करवा लेंगे, देख लेंगे। देखो, ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर है, युवा भागों को बचा के रखेगा, पुराने भागों को तुड़वाएगा, ठीक है? लीफ और फ्रूट की बात हो रही मेनली। शीर्ष प्रभाविकता, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मतलब शीर्ष की वृद्धि को प्रेरित करेगा, पार्श्व शाखा निर्माण को संदमित करेगा। यानी यदि हम देखें जिम्नोस्पर्म को, जिसके अंदर देखते हैं कि पादप बहुत लंबे लंबे होते जाते हैं, शाखाएं बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करती, इसका मतलब उसके अंदर कौन ज्यादा प्रोमिनेंटली काम कर रहा है? ऑक्सिन। यदि हम चाहते हैं कि नहीं पादप घना हो जाए ज्यादा, या हमें चाय पत्ती है ज्यादा पत्तियां चाहिए, तो हम क्या करेंगे? टिप को कट कर देंगे। माली को देखा होगा, टिप को कट करते रहता है, बहुत पादप घना हो जाता है, कई बार वो अलग अलग आकृति के भी उनसे पादप बनाते रहते हैं, ठीक है? तो उस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? डिकैपिटेशन, सिरोच्छेदन, जिसमें शूट अपेकल मेरिस्टेम को कट कर दिया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी कम, साइटोकाइनिन हो जाएगा हावी, और साइटोकाइनिन के प्रभाव में वो क्या करेगा? पार्श्व शाखाओं की वृद्धि बढ़ा देगा, ठीक है? इसीलिए इसका उपयोग चायपत्ती और झाड़ी वगैरह को घना बनाने में करते हैं। इसको हम रूटिंग हार्मोन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये कलम में जड़ के निर्माण को प्रेरित कर देता है। यदि कलम के लोअर एंड को ऑक्सीजन में डुबो करके फिर उगाएं तो जड़ जल्दी आ जाएगी, यानी पादप जल्दी लग जाएगा। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभेदन को प्रेरित करता है। जैसे यदि हम बात करें कि आखिर वास्कुलर कैम्बियम से जाइलम क्यों विभेदित हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन के प्रभाव में विभेदित हो रहा है। साइटोकाइनिन का प्रभाव रहेगा तो फ्लोएम बन जाएगा, एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं इनमें। ऊतक संवर्धन के अंदर रूट का देखो, वैसे तो ये अपाइकल डोमिनेंस कर रहा है, लेकिन मूल में किसके निर्माण को, वृद्धि को नहीं, किसके निर्माण को प्रेरित करेगा? मूल के निर्माण को प्रेरित करेगा। जबकि साइटोकाइनिन किसके निर्माण को प्रेरित करेगा? प्ररोह को, शूट के निर्माण को प्रेरित करेगा। उल्टा काम है इन दोनों का। वो अपाइकल डोमिनेंस करता है, ये अपाइकल डोमिनेंस को दूर करता है। तो इन दोनों कामों में ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अनिषेक फलन करता है, पुष्पन वगैरह को प्रेरित करता है, ठीक है? और कुछ जो है जैसे 2,4-D 2,4,5-T है, ये खरपतवार नाशी के रूप में यूज होते हैं। इनका उपयोग यूएस वियतनाम वॉर में भी किया गया था, इसलिए इसको एजेंट ऑरेंज का नाम भी उन्होंने दिया था। ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की। फिर साइटोकाइनिन देखो,
ये क्या कर रहा है, नई पत्तियों का निर्माण करवा रहा है, उसमें क्लोरोफिल का निर्माण करता है, इवन उन पत्तियों की जीर्णता में भी देरी लाता है। इसको बोलते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट। और यह पादप के अंदर जो पोषक पदार्थ, जो फूड बन रहा है या न्यूट्रिएंट है, उसको एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन उत्तक संवर्धन में यदि हम इसका उपयोग करेंगे तो ये किसका निर्माण करवाएगा, प्ररोह का, और ये शीर्ष प्रवाहिकता का को दूर करेगा। यानी यदि कोई बोले सिरोच्छेदन नहीं करना है, कोई हार्मोन यूज करो जिससे चाय पत्ती की उत्पादकता बढ़ जाए, कौन सा हार्मोन यूज कर लोगे, साइटोकाइनिन यूज कर लो। ठीक है, जिबरेलिन की बात करें तो जिबरेलिन का सबसे मुख्य कार्य जो है वो बोल्टिंग हार्मोन है। बोल्टिंग हार्मोन मतलब क्या, कि कोई पादप जो गुलाबोत प्रवृत्ति का है, एक ही पास में पत्तियां हो गई है, हम चाहते हैं, जैसे वो कैबेज हो गया, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी की पत्तियां सारी एक पास में है, यदि कोई उस पत्ता गोभी के ऊपर जिबरेलिन छिड़क दे तो क्या होगा, उसकी वो लंबा हो जाएगा, पत्तियां सब अलग अलग हो जाएगी उसको। तो गुलाबोत प्रवृत्ति से किस प्रवृत्ति में ला देता है, लता या बेल, जिसको हम वाइन हैबिट बोलते हैं, रोजेट हैबिट से वाइन हैबिट के अंदर लेके आ जाता है। अंगूर के गुच्छों को भी, क्योंकि इंटरनोड को लंबा करवा रहे हैं, तो अंगूर के गुच्छे भी लंबे हो जाएंगे, साथ ही अंगूर का आकार भी बढ़ जाता है, और सेब वगैरह को भी लंबा और सुंदर बनाने का कार्य जिबरेलिन करता है। जिबरेलिन से पादप में शर्करा का भी अमाउंट बढ़ जाता है, यानी कि गन्ने में उसका तना भी लंबा हो जाएगा, उसमें शर्करा की मात्रा भी अधिक हो जाएगी, उत्पादकता 20 टन तक हो सकती है। ये जल अपघटनीय एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो बीज अंकुरण के टाइम पे क्या होना चाहिए, जो स्टोर फूड है वो जल्दी जल्दी टूट जाने चाहिए। तो कौन तोड़वाएगा, अमाइलेज, लैपेज, प्रोटीएज, और इसीलिए क्या हो जाएगा, बीज के अंकुरण को प्रेरित करने वाला ये मुख्य हार्मोन बन जाएगा। समझ गए, क्योंकि अमाइलेज एक्टिविटी है तो क्या होगा, माल्ट वगैरह जो होता है, जैसे गेहूं है या कोई और अनाज है, उसके अंदर स्टार्च है, उस स्टार्च को जल्दी से तोड़ना है ताकि उसको फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाया जा सके। तो उस माल्टिंग की प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होगा, जिबरेलिन होगा, और इसका उपयोग किसमें हो जाएगा, अल्कोहल इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग हो जाएगा। ये क्या करवा सकता है, ये जुवेनाइल फेज को छोटा करके जल्दी रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री दिलवा सकता है। तो कॉनिफर्स वगैरह में क्या होता है, ये जिबरेलिन हार्मोन का यूज किया जाए तो वो जनिक प्रवस्था में जल्दी से एंटर हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, डन है। इसके अलावा एलडीपी वगैरह में भी फ्लावरिंग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 2 रह गए। कितने बच्चे बोल रहे सर अभी करवा दो, मुझे लग रहा है तो जीत गए हैं। कितने बच्चे बोलते नहीं सर नेक्स्ट लेक्चर में, 2 हाथ खड़े करे। चलो तो फिर फटाफट से देखो, अरे 5 मिनट ही लगेगी, छोटा, बैठो बैठो बैठो, अरे कुछ बात नहीं होगा, एफसीसी कम ले। चलो तुम जाना चाहते बच्चे, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। हाँ इसका मैच बंद हो जाएगा, ये बहुत भूखा है बच्चा। और भी कोई बच्चा है जिसका मैच बंद हो रहा है, नहीं क्या, हाँ चलो बाकी लोग देख लो। हाँ 5 मिनट में हो जाएगा। देखो एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या करेगा, सेल की मेटाबॉलिज्म को कम करेगा, कोशिका उपापचय को संदमित करने का काम करता है। कोशिका वृद्धि जो है, कोशिका की उपापचय को कम कर देगा। क्या क्या इंड्यूस करेगा ये बीज में डोरमेंसी, प्रसुप्तता लाता है। यदि बीज प्रसुप्त होगा तो क्या हो जाएगा, जिससे बीज को मैच्योर होने का यानी परिपक्व होने का समय मिल जाता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो सीड को क्या करता है, मैच्योर कर देता है, बीज को परिपक्व करने का प्रॉपर टाइम जो है इसको मिलता है। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बाहर यदि कंडीशन फेवरेबल नहीं है तब तक बीज को अंकुरित नहीं होना चाहिए। कौन हार्मोन है जो उसको अंकुरित नहीं होने दे रहा है, एब्सिसिक एसिड अंकुरित नहीं होने दे रहा है। यह स्टोमेटा रंध्रों को बंद करवाता है। यदि मान लो बाहर पानी कम है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उस टाइम पे स्टोमेटा खुले रहने चाहिए कि बंद हो जाने चाहिए, बंद। तो स्टोमेटा को बंद करवाता है। इन सब एक्टिविटी से इसे स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट इथाइलिन। इथाइलिन यह फलों को पकाता है। इथेफोन नाम का एक केमिकल होता है,
इथेफोन कृत्रिम रूप से फल पकाता है। यह पीनट यानी कि मूंगफली या मूंगफली के बीज का अंकुरण एवं आलू का अंकुरण स्प्राउटिंग करवाता है। आलू और बीजों का अंकुरण करवा देगा। देन पानी में उपस्थित चावल के पादप, धान के पादप की लंबाई में वृद्धि। हाँ, जो पानी में धान के पादप हैं उनकी लंबाई में बहुत तेजी से वृद्धि करवा देता है। जड़ों की वृद्धि एवं मूल रोम प्रेरित करेगा ताकि जल्दी से क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए। देन वन मोर थिंग, इसको हम ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन बोलते हैं। क्या है वो 3 रेस्पॉन्स? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हाँ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा। देन अपाइकल हुक फॉर्मेशन करवा देगा, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। ये 3 काम ये करता है। देन इसके बाद में फलों को एक साथ पकाना एवं पुष्पन। क्या हुआ? एक्सरसाइज हो गई क्या? हाँ, बस वही रह गया। अब फलों को एक साथ परिवर्तन या पुष्पन पाइनएप्पल में। एंड लास्ट इज थिनिंग इट्स फ्रूट। देखो एक बार वापस से बता दे रहा हूं, अब ये वाला बाकी रह गया। देखो इसमें बस इतने से ही फंक्शन है कि ये प्रसुप्ति वगैरह को प्रमोट करेगा, स्टोमेटा की क्लोजिंग करवाएगा। एक बार सारे बच्चे इथाइलिन के फंक्शंस देख लो। क्या कर रहा है? फलों को पका रहा है। मुख्य रूप से इथेफोन को कृत्रिम रूप से यूज किया जाता है। पादप इसको अवशोषित कर लेगा, अंदर ही अंदर इथाइलिन बनाएगा और फल पका देगा। ये बीजों वगैरह के अंकुरण में और पोटेटो की स्प्राउटिंग वगैरह में, ट्यूबर की स्प्राउटिंग में हेल्प करता है। धान के पौधे जो पानी के अंदर, उनकी लंबाई में बहुत तेज से वृद्धि करवाएगा, जड़ों की वृद्धि करवाता है, और साथ में उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्श्व मूल के निर्माण, पार्श्व मूल रोम जो है उनके निर्माण को बढ़ाता है ताकि जल का अवशोषण ज्यादा हो पाए। जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा, क्षैतिज वृद्धि करवाएगा, एक अपाइकल हुक बनेगा। तुमने देखा होगा जब सीड जर्मिनेट करता है तो टिप ऐसे मुड़ी हुई होती है उसकी, अपाइकल हुक का फॉर्मेशन, और पहले उसके एक्सिस को मोटा बनाता है, प्रीम्यूल रेडिकल को मोटा बनाता है। ये काम है। एक साथ फलों का परिवर्तन जो होता है, पाइनएप्पल का एग्जांपल ले लो, मैंगो का एग्जांपल ले लो, सारे फल एक साथ परिवर्तित हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? इथाइलिन है। और थिनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या होता है, सब बच्चे समझ लो कि यदि हम आम के प्लांट को देखें तो आम के पौधे पे एक ही डंडी पे कितने सारे आम उगते हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं। जब स्टार्टिंग में देखो तो इतने छोटी छोटी से बहुत सारे आम होते हैं। सोचो यदि वो सारे आम बड़े होने लग जाते तो पेड़ ही लटक गया। उस एक डंडी पे इतने सारे फल तो संभल ही नहीं पाएंगे, और इतना सारा पोषण कहां से लाएगा? तो इसीलिए क्या होता है, हर एक डंडी के ऊपर जो तुम रेचिस देखते उसके ऊपर बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस थे, फ्लावर थे, तो उनमें से गिने चुने बचते, 1 2 3 बचते, बाकी सब टूट जाते। तो वो बहुत सारे झुंड में जो फल हैं उनको तोड़ना ताकि वहां पर क्या हो जाए, कुछ रह जाए, उसको बोलते हैं थिनिंग ऑफ फ्रूट। किसके अंदर देखने को मिलता है? कॉटन, चेरी, वॉलनट, अखरोट, इनके अंदर झुंड में जो फल होते हैं उनमें कुछ टूट जाते हैं, कुछ का रह जाते हैं, उसको बोलते हैं हम थिनिंग ऑफ फ्रूट। किसके अंदर देखने को मिलेगा? कॉटन, चेरी, वॉलनट। किसकी वजह से? इथाइलिन की वजह से। क्लियर हो गई बात सबको?
तो ये चैप्टर हमारा है कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस